एक्सटेंस के बाद अपन बाउंड्री लाइन पे आ जाते हैं, सीमा पे। सीमा को हम दो भागों में बांट करके स्टडी करेंगे, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर। जलीय सीमा के दो लॉजिक है। जो मुख्य भूमि है भारत की, मुख्य भूमि की जो लाइन है वो 6,100 किलोमीटर लंबी है। जो जलीय सीमा है ना उसको तट रेखा भी कहते हैं ज्योग्राफी में, तट रेखा 6,100 किलोमीटर लंबी है। लेकिन जब अपन द्वीप साथ में ले लेते हैं, भारत के पास दो द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, उनकी बाउंड्री भी यदि साथ में जोड़ ले तो टोटल बाउंड्री हो जाती है 7,516.5 किलोमीटर। मुख्य भूमि प्लस द्वीप साथ में ले ले तो 7,516.5 किलोमीटर। टोटल हमारी बाउंड्री है 22,716। टोटल हमारी बाउंड्री 22,716.5 किलोमीटर बनती है भारत की, जिसमें तट रेखा भी शामिल है और स्थलीय लाइन भी शामिल है। थोड़ा स्थलीय लाइन के बारे में जान लें कि कौन कौन से देशों के साथ हमारी बाउंड्री है। यहां से अपन शुरुआत करते हैं, यहां से पाकिस्तान की शुरुआत होती है इस लाइन के साथ, सौराष्ट्र के अंतिम हिस्से से। और यहां पाकिस्तान खत्म हो जाता है, बहुत लंबी बाउंड्री रखता है, हम बारी बारी से लिखेंगे। उसके बाद थोड़ी सी हमारी बाउंड्री है वो अफगानिस्तान के साथ भी लगती है, ये अफगानिस्तान है। उसके बाद ये बाउंड्री हमारी चाइना के साथ शुरू हो जाती है, यहां तक चाइना है। उसके बाद ये बाउंड्री हमारी नेपाल के साथ है, नेपाल, ये हमारा सिक्किम का हिस्सा है। या नेपाल खत्म हो जाता है, सिक्किम की बाउंड्री कुछ चीन के साथ भी है, और इधर सिक्किम की बाउंड्री भूटान के साथ है, इधर नेपाल के साथ है। फिर ये आ जाएगा भूटान, और इधर हमारा असम आ जाता है। यहां से चाइना फिर शुरू हो जाता है, यहां से होता हुआ अरुणाचल प्रदेश से यहां तक चाइना की बाउंड्री लगती है। और उसके बाद ये बाउंड्री शुरू हो जाती है म्यांमार की, और लास्ट त्रिपुरा तक इसकी बाउंड्री त्रिपुरा की नहीं लगेगी, मिजोरम तक लगेगी। और उसके बाद ये बांग्लादेश शुरू हो जाता है। बांग्लादेश खांचे ज्यादा है हमारे और बांग्लादेश के, इसलिए यूं तो बांग्लादेश क्षेत्रफल में छोटा लगता है, लेकिन हमारे साथ अर्थात भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बांग्लादेश की है। और यहाँ बांग्लादेश खत्म हो जाता है, यहाँ बाय ऑफ बंगाल शुरू हो जाती है। तो स्थलीय सीमा में हम लिख लेते हैं, सबसे जो अधिक हमारी बाउंड्री है वो बांग्लादेश के साथ है। और बांग्लादेश के साथ जो बाउंड्री है वो 4,096 किलोमीटर है, 4,096 किलोमीटर है। 5 स्टेट इसके टच में है हमारे बांग्लादेश के। उसके बाद दूसरी बाउंड्री है चीन की। चीन की काफी विवादास्पद बाउंड्री है, कई चोटियों के अंदर चीन की वास्तविक सीमा रेखा हमारे साथ कितनी है उसकी लंबाई ज्ञात नहीं की गई है। फिर भी अधिकांश ऑथेंटिक किताबें 3,488 किलोमीटर बाउंड्री लगाती है, जिसमें 4 हमारे स्टेट आते हैं। पहले 5 थे, जब जम्मू कश्मीर को स्टेट के दर्जे से हटा दिया उसके बाद 4 स्टेट आते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश आ जाएंगे। उसके बाद तीसरी जो बड़ी बाउंड्री हमारी है वो पाक के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, जो 3,323 किलोमीटर है, 3,323 किलोमीटर है, जिसके साथ हमारे 3 स्टेट लगे हुए हैं, पंजाब, राजस्थान और गुजरात की बाउंड्री है। उसके बाद चौथी जो बाउंड्री है वो नेपाल के साथ है, हमारी लंबी बाउंड्री। नेपाल के साथ बाउंड्री 1751 किलोमीटर की लगती है, जिसमें हमारे 5 स्टेट आते हैं,
उसके बाद जो पांचवा हमारे साथ लंबी सीमा बनाता है वो म्यांमार है। म्यांमार के साथ जो हमारी बाउंड्री है वो 1643 किलोमीटर की है। उसके बाद हमारे साथ लंबी बाउंड्री बनाता है भूटान। भूटान की जो बाउंड्री है वो 699 किलोमीटर है। उसके बाद अफगानिस्तान जो सबसे छोटी बाउंड्री बनाता है हमारे साथ, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की बाउंड्री, जिसके साथ कोई स्टेट नहीं है। वैसे वो पाक अधिकृत कश्मीर के साथ हमारी बाउंड्री बनाता है। तो ये हो गए भारत के साथ बाउंड्री बनाने वाले देश। ये छोटे एग्जामों का क्वेश्चन रहता है। ये स्थलीय सीमा हो गई। फिर थोड़ा जलीय सीमा की बात कर लें। जलीय सीमा की शुरुआत मानी जाती है गुजरात से। यहां से अरब सागर शुरू हो जाता है, गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र के साथ हमारी बाउंड्री है जल। महाराष्ट्र खत्म होने के बाद गोवा के साथ हमारी बाउंड्री है जल की। 9 राज्य है टोटल। उसके बाद कर्नाटका के साथ है, फिर केरला के साथ है, फिर इधर तमिलनाडु हो जाता है, तमिलनाडु के साथ, फिर आंध्रा के साथ, फिर उड़ीसा के साथ और फिर पश्चिम बंगाल के साथ। 9 राज्य है हमारे तटरेखा। छोटे एग्जामों में पूछा जाता कितने राज्यों के साथ है, 9 राज्यों के साथ है। आपको याद रखना है सर्वाधिक जो बाउंड्री है वो गुजरात की है। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, लगभग 12,015 किलोमीटर लंबी है। गुजरात के अंदर क्रिक ज्यादा है। क्रिक मतलब संकरी खाड़ियां ज्यादा है, क्रिक ज्यादा है, संकड़ी खाड़ी बोलते हैं, जिसमें पानी है वो काफी स्थल के अंदर घुस के आया है। यहां देखोगे तो ये भी एक क्रिक है, ये यहां भी कुछ पानी अंदर आया हुआ है। ये जो खंबात की खाड़ी वाला ये भी पानी अंदर आया हुआ है। और यहां जो दलदल बेल्ट है इसके अंदर तो बहुत ज्यादा पानी है वो स्थल के अंदर आया है। 3 क्रिक बहुत प्रसिद्ध है गुजरात के। एक तो सर क्रिक जो भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद का बिंदु बना हुआ है। सर क्रिक 24 डिग्री अक्षांश लाइन है सर क्रिक की। इसके अलावा एक क्रिक का नाम है कोरी क्रिक, ये काफी चर्चित क्रिक है। और एक है गोडिया क्रिक, गोडिया क्रिक। सर क्रिक, कोरी क्रिक और गोडिया क्रिक ये गुजरात से जुड़े हुए क्रिक हैं, इसलिए गुजरात की बाउंड्री ज्यादा हो जाती है। सेकंड नंबर आंध्रा की बाउंड्री आती है। सबसे कम हमारी जो बाउंड्री बनाता है जलीय बाउंड्री वो गोवा की है। उसके बाद थोड़ा समुद्र में भारत का एक्सटेंस देख लें, विस्तार देख लें कहां तक। ये आरएएस के लिए अच्छा प्रश्न बनता है कि भाई समुद्र दुनिया में किसी एक देश की संपत्ति नहीं है, तो किसी भी देश की बाउंड्री से लगता हुआ समुद्र कितने किलोमीटर तक उस देश के क्षेत्राधिकार में आता है, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो जैसे ये भारत की तटरेखा है, कोई भी समुद्र, मैं यहां एक बना देता हूं, जैसे ये कोई देश है, ये इधर इसका स्थल खंड है और ये जल खंड है। तो ये जो खांचे हैं समुद्र के अंदर गए हुए हैं, जो समुद्र के अंदर ज्यादा है उसको बेस लाइन माना जाता है और एक वृत्त बनाया जाता है इस देश के चारों ओर, इस तरीके का। इन खांचों को बेस लाइन बनाते हुए जो वृत्त बनाया जाता है उसको कहते हैं जलीय आधार रेखा। आधार रेखा। इस आधार रेखा के अंदर जो पानी है, भले 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, वो आंतरिक सागर माना जाता है। आंतरिक सागर है। वास्तविक समुद्र की शुरुआत बेस लाइन से ही मानी जाती है। बेस लाइन से आगे, ये बेस लाइन है, इससे आगे 12 समुद्री मील, जिन्हें नॉटिकल मील कहते हैं,
नॉटिकल मील। यहां पहले ही बता दूं 1.8 किलोमीटर के डिस्टेंस से 1 नॉटिकल मील बनता है। वैसे सामान्य मील है वो 1.6 किलोमीटर से बनता है, लेकिन समुद्री मील है वो 1.8 किलोमीटर से बनेगा। तो बेस लाइन के आगे 12 नॉटिकल मील तक का जो एरिया है, जिन्हें प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं, 12 नॉटिकल मील तक का एरिया है, इसे प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। ये उस देश के पूर्णतः अधिकार में है, जो वहां वो देश जो भी चाहता है वो क्रियाकलाप कर सकता है। उसके बाद बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील तक का एरिया, बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील तक का एरिया होता है, उसे अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र कहते हैं। ये काफी अच्छा रहता है बड़े एग्जामों में। अविच्छिन्न मंडल, अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र कहते हैं। 24 नॉटिकल मील तक का एरिया है और यहां तत्संबंधी देश सीमा शुल्क भी ले सकता है, रिसर्च भी कर सकता है, खनिज संसाधनों का विदोहन भी कर सकता है। 24 नॉटिकल मील तक, अविच्छिन्न मंडल के एरिया तक। उसके बाद बेसलाइन के आगे 200 किलोमीटर तक का एरिया है, सॉरी मील, नॉटिकल मील का 200 नॉटिकल मील तक का एरिया है, जिन्हें अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, जहां टैक्स वगैरह तो नहीं वसूलता है वो देश, लेकिन वैज्ञानिक शोध वहां कर सकता है, नए द्वीप बसा सकता है, वहां के संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है, खनिज संसाधन वगैरह का इस्तेमाल कर सकता है 200 नॉटिकल मील तक। और किसी भी देश की बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील से लेकर के आगे तक का जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं उच्च सागर। उच्च सागर, और ये दुनिया की साझा संपत्ति है, साझा संपत्ति है, जिस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है। दुनिया का कोई भी देश या आ सकता है, वैज्ञानिक रिसर्च कर सकता है या अन्य स्रोतों का इस्तेमाल कर सकता है। और ये सागर हमेशा विवाद के बिंदु रहे हैं, क्योंकि दुनिया के मोस्ट पावरफुल कंट्रीज कमजोर राष्ट्रों से 200 किलोमीटर दूर समुद्रों में अपने सैन्य अड्डे बनाते हैं ताकि उनका प्रभाव उन कमजोर राष्ट्रों पर पड़े। और अमेरिका इस कार्य में सबसे आगे है। और हिंद महासागर के अंदर अमेरिका के कई अड्डे हैं, जिसमें भारत के पास जो अड्डा है, आपने कभी कभार एग्जामों में नाम सुना होगा, डियोगा ग्राशिया, ग्राशियो है, डियोगो ग्रासियो, जो हिंद महासागर में अमेरिका का अड्डा है। इसी तरीके से चाइना भी ये काम कर रहा है। चाइना का दक्षिण चीन सागर के अंदर बहुत बड़ा चाइना ने कब्जा कर लिया, और वहां कई है वो द्वीपों पर जो 200 नॉटिकल मील से आगे हैं, वहां पर उन्होंने कब्जा करके और सैन्य कार्यों में वो इस्तेमाल कर रहा है। तो ये हो गया एक देश की तट रेखा के आगे उस देश का कितने एरिया तक अधिकार है। 12 नॉटिकल मील तो प्रादेशिक बाउंड्री मानी जाती है, 24 नॉटिकल मील संलग्न एरिया है, 200 नॉटिकल मील अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, और उसके बाद का जो एरिया है उसे उच्च सागर के नाम से जाना जाता है। और उच्च सागर हमेशा भू राजनीति के केंद्र रहे हैं। आपके आरएस में एक चैप्टर है भू राजनीति, और उस भू राजनीति में अपन उच्च सागरों के बारे में जानेंगे कि वो कौन कौन से एरिया हैं जो राजनीतिक दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। बाउंड्री लाइन जो तट रेखा थी उसके कुछ क्लू हमने देखे। थोड़ा सा
दक्षिण में आ जाएं, यहां से भी कभी कभार प्रश्न आते हैं। यह हमारा एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका वैसे भारत के प्रॉपर दक्षिण सिरे से थोड़ा दक्षिण पूर्व की तरफ पड़ता है। भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला एक आदिम प्राकृतिक भूदृश्य है, जलमग्न पहाड़ियां कह दूं मैं जिसको, या भारत की प्राचीन कल्चर में मैं इसको राम सेतु कह दूं, जिसे आदम ब्रिज के नाम से जानते हैं। ये अविच्छिन्न क्षेत्र है, टूटे टूटे कुछ एरिया हैं जो श्रीलंका से जोड़ते हैं, इसको बोलते हैं आदम पुल। आदम पुल या आदम ब्रिज। प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत को श्रीलंका से जोड़ने वाला क्षेत्र आदम ब्रिज है। आदम ब्रिज के नॉर्थ साइड में, हालांकि इसकी लोकेशन ये इस तरीके की है, यूं, तो ये इसका ऊपर का हिस्सा नॉर्थ साइड है। ये जो पानी है इसको कहते हैं पाक स्ट्रीट। पाक स्ट्रीट, पाक जल डमरू। याद रखना ये आदम पुल के उत्तर में है। और आदम पुल के दक्षिण का जो पानी है उसको कहते हैं मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी ये आदम पुल के दक्षिण में है। और जो आदम पुल है ये तमिलनाडु के पास पड़ने वाले एक द्वीप जिसको हम कहते हैं पाम्बन द्वीप, उसका हिस्सा है ये। पाम्बन द्वीप जो तमिलनाडु के दक्षिण में पड़ते हैं, पाम्बन द्वीप का एक हिस्सा है आदम ब्रिज जो भारत को श्रीलंका से जोड़ता है। और इसके नॉर्थ का साइट है वो पाक स्ट्रीट कहलाता है, और साउथ का साइट है वो मन्नार की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये हो गई भारत की तट रेखा के बारे में। उसके बाद स्थल से जुड़े हुए दो चीज मैं आपको बताता हूं, वो दोनों ही चीजें बड़े एग्जामों के लिए हैं। एक तो नॉर्थ में है, थोड़ा इधर आप एनालिसिस कर लें कश्मीर की। वैसे कश्मीर का भौगोलिक नक्शा बदलने वाला है और बड़े पैमाने पर बदलाव होगा। अक्टूबर 2019 से पहले कश्मीर एक स्टेट था। ये कश्मीर अक्टूबर 2019 के बाद कश्मीर स्टेट न रह करके दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त हो गया है। उसकी भौगोलिक सीमा का निर्धारण बाद में होगा। हालांकि लद्दाख क्षेत्र को अलग करेंगे तो कश्मीर के कौन से हिस्से को लद्दाख के साथ जोड़ेंगे ये बाद का मैटर है। कश्मीर का ये जो बेल्ट है, मैं लाइन खींच रहा हूं, ये बेल्ट है, ये पूरा पूरा हिस्सा है। ये 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाक के कब्जे में चला गया था, इसलिए इसका नाम दे दिया गया पाक अधिकृत कश्मीर। ये जो लाइन है इससे इधर इधर का नॉर्थ हिस्से में, वैसे हम आज भी पीओके को हमारा हिस्सा मानते हैं। भौगोलिक दृष्टि से पीओके हमारा एक क्षेत्र है, और जब भी भारत का ऑक्युपाइड मानचित्र आएगा उसमें पीओके हमारा कब्जा माना जाएगा और है, इसलिए हम हमारी बाउंड्री में इसको साथ जोड़ते हैं। यहां पाकिस्तान की बाउंड्री खत्म होती है। कहते हैं कि भारत के शीर्ष पर 5 देशों की बाउंड्री लगती है। हालांकि 5 देश पास में है, बाउंड्री 4 की लगेगी पास में। एक तो भारत होगा, इधर पाकिस्तान होगा, ये अफगानिस्तान का एरिया है। पाकिस्तान ऐसे है, फिर अफगानिस्तान भी इस तरीके का है, और इधर आ जाता है चाइना। यहां एक देश की और बाउंड्री है अफगानिस्तान के साथ, ये यहां ताजिकिस्तान है, ताजिकिस्तान है। तो ये एक ऐसी गांठ है यहां पामीर के पठार के पास जहां 5 देशों की बाउंड्री लगती है, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और चाइना। ये भी आपको ध्यान रखना कौन से 5 देशों की बाउंड्री। आपने ज्योग्राफी में कभी कभार 2 शब्द पढ़े हैं, एक है रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा, और एक है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जानते हैं, अपन सब जानते हैं। रेड क्लिफ लाइन
भारत की पाकिस्तान के साथ बाउंड्री है। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो 15 अगस्त के दिन ही हमने इस विवाद को सुलझाने के लिए भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन बनाई थी, गुजरात से लेकर के कश्मीर तक। वो एक त्रिदलीय हमने कमेटी गठित की थी और उसके बाद उसका कमेटी का जो रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट के आधार पर हमने वो लाइन रखी थी। उस कमेटी का जो चीफ था वो सर रेडक्लिफ नाम का व्यक्ति था, इसलिए इसका नाम पड़ गया रेडक्लिफ लाइन। और एक्चुअल में ये लाइन 17 अगस्त को अस्तित्व में आई थी, 17 अगस्त 1947 को। हालांकि 15 अगस्त को उन्होंने रिपोर्ट दे दी थी, इसलिए कई किताबों में 15 अगस्त भी मान लिया जाता है। 17 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ अस्तित्व में आई। यह एक प्रश्न हो रहा है, वैसे ये आ गई 17 अगस्त 1947। 17 अगस्त तक हमारा पाकिस्तान के साथ कोई लफड़ा नहीं था। तो जो रेडक्लिफ थी वो सौराष्ट्र से लेकर के और अफगानिस्तान बाउंड्री तक थी, यहां तक थी। उस समय पीओके नाम का कोई झंझट नहीं था। उसके बाद जैसे ही 1947 के अक्टूबर नवंबर के अंदर युद्ध हो गया, 1948 तक युद्ध चला, तो ये कब्जा है वो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया और फिर वैश्विक स्तर पर इसका निपटारा हुआ। और ये जो लाइन बनी, ये लाइन, इस लाइन का नाम जो पीओके के साथ हमारी लाइन है उसको बोलते हैं एलओसी, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल। ये अच्छा प्रश्न है, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं है, ये भी ध्यान रखना। एलओसी को कोई अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं है, तभी तो हम कहते हैं कि पीओके हमारा है। ये बाउंड्री केवल हमने एक समझौते के तहत निर्धारित की कि जहां पाकिस्तान, जिस दिन युद्ध विराम हुआ था उस दिन पाकिस्तान की सेना जहां खड़ी है वहां रहेगी और भारत की सेना जहां खड़ी है वहां रहेगी। वो एक्चुअल कंट्रोल होगा, इसके दोनों तरफ सेनाएं रहेगी। तो ये एक काल्पनिक लाइन है एलओसी, इसका अस्तित्व नहीं है। जिस दिन हमारे पास पावर आएगा उस दिन इस लाइन को हम खत्म करके और पीओके ले सकते हैं। इसीलिए तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान केवल दबाव बनाने की कोशिश करता है, लीगल उसके पास व्यू नहीं है, क्योंकि ये बाउंड्री लीगल नहीं है। तो ये तो पाकिस्तान के साथ हो गया। एक है मैकमोहन। अंग्रेजों के टाइम में 1940 के अंदर अंग्रेज अधिकृत भारत और चाइना के बीच में बाउंड्री का निर्धारण हुआ था। तो मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच में 1914 के अंदर ये लाइन तैयार की थी शिमला समझौते के तहत। शिमला समझौता हुआ था अंग्रेजों और चाइना के बीच में 27 अप्रैल के दिन, 27 अप्रैल 1914 के दिन। और उस समय तिब्बत भी हमारे पास था, इसलिए वो बाउंड्री काफी बड़ी थी, लगभग 4200 किलोमीटर के आसपास थी। और उसके बाद अंग्रेज चले गए, तिब्बत है वो उसके चाइना के कब्जे में चला गया। उस बाउंड्री लाइन का अस्तित्व भूटान से इधर इधर तो खत्म ही हो गया, क्योंकि कई हिस्से चाइना ने कब्जे में ले लिए तिब्बत के साथ। और यहाँ लंबी ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, इसलिए एक्चुअल लाइन का निर्धारण करना बहुत टेढ़ा है। ये जो मैकमोहन लाइन है ये हमारी अरुणाचल प्रदेश के साथ बिल्कुल स्पष्ट है। अरुणाचल प्रदेश और चीन के साथ जो हमारी बाउंड्री है वो आज मूलतः मैकमोहन के रूप में विद्यमान है। बाकी वाली जो चाइना के साथ बाउंड्री थी वो सब खत्म हो गई। तो ये दो चीज हो गई, रेडक्लिफ और मैकमोहन। और एक एलओसी और हो गया। उसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा, अंडमान निकोबार के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कभी कभार यहां से भी प्रश्न आते हैं। वैसे द्वीपों में हम इसको बड़े विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप का यहां थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लें। अंडमान निकोबार लगभग 6 डिग्री से लेकर के, यानी 6:45 से इसकी शुरुआत होती है, 5 से लेकर के 14 नॉर्थ के बीच में फैला हुआ है। और करीबन 91 से लेकर के 91 से लेकर के 94 पूर्वी देशांतरों के बीच में ये फैला हुआ है। लमसम मैंने साइट बताई है इनकी। यहाँ कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं। ये 2 द्वीपों का समूह है।
अंडमान और निकोबार का। ये म्यांमार का कोको प्रायद्वीप है, कोको प्रायद्वीप नारियल के पैदा करने के लिए बहुत ज्यादा चर्चित है कोको प्रायद्वीप। इसके नीचे यहां से अपना ये शुरू होता है, इस तरीके से आप द्वीप बना लो। सबसे ऊपर होगा नॉर्थ अंडमान, उसके बाद होगा साउथ अंडमान और उसके बाद होगा छोटा अंडमान, उसके बाद होगा कार निकोबार, कार निकोबार, उसके बाद में होगा नानकोरी द्वीप, कार निकोबार के बाद में नानकोरी, उसके बाद में होगा लिटिल निकोबार, उसके बाद होगा ग्रेट निकोबार और उसके बाद आ जाएगा सुमात्रा। ये इस तरीके से रहेगा। कोको हो गया, ये है उत्तरी अंडमान, सैंडल पीक यहीं पे है चोटी। उसके बाद होगा साउथ अंडमान, दक्षिणी अंडमान, उसके बाद होगा लिटिल या छोटा अंडमान, लिटिल या छोटा अंडमान, उसके बाद होगा कार निकोबार, निकोबार का सबसे ऊपरी जो द्वीप है वो कार निकोबार है, उसके बाद नानकोरी, नानकोरी आएगा, उसके बाद में ग्रेट निकोबार आएगा, ग्रेट निकोबार, और फिर ये आ जाएगा सुमात्रा। यहां से कुछ प्रश्न पढ़ते हैं और वो प्रश्न है इनके बीच में पाई जाने वाली स्ट्रीट और चैनल का, यानी इसके बीच में जो पानी है उनका है। तो वैसे जो कोको और नॉर्थ अंडमान है, कोको और नॉर्थ अंडमान के बीच में जो पानी है उन्हें कोको स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है, कोको स्ट्रीट या कोको जल डमरू कहते हैं। ये प्रश्न कई बार आता है कोको और नॉर्थ अंडमान के बीच में। उसके बाद आएगा साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच, ये दक्षिण अंडमान और ये छोटा अंडमान है, इसके बीच में एक पानी की चैनल और है। दक्षिण अंडमान और नॉर्थ अंडमान आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए कोई चैनल नहीं है उसके बीच में। दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच का चैनल प्रसिद्ध है जिसे डंकन पास कहते हैं, डंकन पास या डंकन जल डमरू। उसके बाद आएगा लिटिल अंडमान और कार निकोबार, जिसका पास तो बहुत प्रसिद्ध है, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। कार निकोबार और नानकोरी के बीच में पांचाल चैनल आएगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी स्टडी कर रहे हैं साथ मैंने बता दिया। ऊपर के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो नानकोरी द्वीप है, नानकोरी, ये लिटिल वाला अपने नानकोरी और लिटिल के बीच में है, उसको बोलते हैं सांब्रोरो पास, सांब्रोरो पास। उसके बाद लिटिल और ग्रेट के बीच में है, उसको कहते हैं प्राइस, प्राइस। हालांकि आज तक किसी भी एग्जाम का हिस्सा ये तीनों नहीं बने हैं, बाकी सारे पूछे गए हैं। उसके बाद ग्रेट निकोबार और सुमात्रा का ये बहुत चर्चित है, जिसको ग्रेट चैनल कहते हैं, ग्रेट चैनल कहते हैं, ग्रेट चैनल। ये अंडमान के चैनल हो गए। 2018 के अंदर अंडमान के 3 द्वीप समूह का प्रधानमंत्री नाम बदला है और वो बहुविकल्पीय प्रश्न या मेंस का भी हिस्सा बन सकते हैं। 3 द्वीपों का नाम बदला है 30 दिसंबर 2018 को, 30 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री ने 3 द्वीपों का नाम बदला है। रॉस द्वीप, रॉस द्वीप का नाम बदल करके कर दिया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप समूह, सुभाष चंद्र बोस के नाम पे कर दिया है रॉस द्वीप का। नील द्वीपों का नाम कर दिया है शहीद द्वीप, नील द्वीप समूह था उसका नाम कर दिया है शहीद द्वीप समूह। और एक था हेवलॉक द्वीप समूह, ये सब नेताजी की हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। हेवलॉक को कर दिया स्वराज द्वीप।
इन द्वीपों की जो पृष्ठभूमि थी वो 1942 वाले मूवमेंट, सॉरी 45 वाले मूवमेंट से जुड़ी हुई थी, जब नेताजी ने अपनी खुद की सेना बना करके और भारत फतेह की बात करी थी अंग्रेजों से। तो ये होगी अंडमान का। 2 चैनल लक्षद्वीप के भी है, ज्यादा नहीं है, उसमें लक्षद्वीप के 2 ही है। जैसे लक्षद्वीप का मैं लोकेशन बताऊं तो भारत के दक्षिण में ये लगभग 8 से 12 के बीच में पड़ता है, जिसमें ऊपर तो है लक्षद्वीप समूह, उसके नीचे है मिनिकॉय, और मिनिकॉय से थोड़ा द्वीप दूर है वो मालदीव, मालदीव देश है मालदीव। ये मिनिकॉय तो लक्षद्वीप का ही हिस्सा है, मिनिकॉय, और ये है मुख्य लक्षद्वीप समूह। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में जो पानी है उसको 8 डिग्री चैनल बोलते हैं। मालदीव और मिनिकॉय नीचे हैं, 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में जो पानी है उसको 9 डिग्री चैनल बोलते हैं। ये 8 और 9 ये सब अक्षांश के हिसाब से नाम है। तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल हो गया। ये हो गया भारत का सामान्य परिचय। हालांकि ये एक सिंपल परिचय है। अब जब हम इसके भौतिक स्वरूप और इसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां हम बहुत डीप जाएंगे। प्रत्येक बाउंड्री को, प्रत्येक आइलैंड को, प्रत्येक द्वीप को और प्रत्येक रिज को, प्रत्येक पहाड़ी को अपन विस्तार से समझेंगे। तो ये सामान्य परिचय है। ये परिचय समझ में आने के बाद अगली क्लास में हम भारत के भौतिक स्वरूप पर चर्चा करने वाले हैं।